हेलो एंड वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन मतलब राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिविल सर्विस में ऑप्शनल लिए हुए हैं उनके लिए, और यूजीसी नेट जेआरएफ जो पॉलिटिकल साइंस से देना चाहते हैं उनके लिए, और स्टेट लेवल के जो भी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए, और एक कोर्स आता है स्कूल के लिए, वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी का। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस लेके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखिए, ये मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है कंसर्निंग टॉपिक रहता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने में उन्हें दिक्कत आती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से उनके बारे में चीज़ें घर में सुनते आए हुए होते हैं कि कबीर ये थे, कौटिल्य ये थे, अंबेडकर ये थे। तो ये सब सुनते आए होते हैं तो हमें आदत होती है, तो उनको उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में समझना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ बात आती है वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो दिक्कत शुरू हो जाती है और समझने में दिक्कत आती है, खासकर उन विद्यार्थियों को जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे होते हैं और उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस का। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से स्टडी करेंगे और जितना मैं अपने थॉट्स और अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में जो है एक बैकग्राउंड बन जाए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। फिर बारी बारी से हमारे लेक्चर आएंगे तो उनमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, प्लेटो के वर्क को डिस्कस करेंगे, प्लेटो के जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस उनके बारे में काफ़ी सारे थिंकर्स आएंगे। एंशिएंट टाइम के थिंकर्स रहेंगे, मिडिवल टाइम के थिंकर्स रहेंगे, मॉडर्न टाइम्स के थिंकर रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें भुलाकर देखिए। आपका एक बेस गारंटी से तैयार हो जाएगा, इसका मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें देखिए क्या होता है। वेस्टर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, वेस्टर्न से जो पाश्चात्य थॉट्स हैं, पाश्चात्य विचार हैं, वहां से जो थॉट्स पनपता है, जो विचार पनपता है, उसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल का मतलब होता है, पॉलिटिकल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो पुलिस शब्द से बना है। ग्रीक टर्म में इसको सिटी स्टेट कहते हैं। देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे ये नेशंस नहीं होते थे, देश नहीं होते थे, वहां पे सिटी स्टेट हुआ करते थे। मतलब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे कस्बा टाइप के होते थे, और जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते थे। मतलब अपनी सिटी के अंदर ही वो सारी चीजें खाने की उगाते थे, अपना व्यापार भी करते थे। ठीक है, तो वो पूरी कोशिश ये करते थे कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहें, उनको एक स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को किसी दूसरी स्टेट में रहने वाली व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो वो अपनी जरूरत की सारी चीजें उस सिटी स्टेट में जो है पैदा करते थे और अपना सरवाइव करते थे। ठीक है, तो सिटी स्टेट यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल एंटिटी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था, सिटी स्टेट में एक सिटी दूसरी सिटी पर हमला कर देती थी, झगड़ा होता था कई बातों के पीछे। तो एक तरह से क्या, वहां पे जंगल राज था, कोई नियम कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, सोसाइटी ऐसी थी, ये सारी चीजें थी। तो वहां पर जो है सेल्फ सफिशिएंट जरूर थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे की सिटी से कोई मतलब नहीं था। क्या आज के टाइम पे आप बताइए, आज के टाइम पे क्या इंडिया जो है चाइना पर या पाकिस्तान पर बिना मतलब के अटैक कर सकता है? क्या लड़ सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन का जमाना है, हर देश आगे बढ़ना चाहता है, डेवलपमेंट प्रायोरिटी है हर देश की। ठीक है, विकास, जनसंख्या कंट्रोल और लोगों का वेलफेयर, ये आज की प्रायोरिटी है। कौन लड़ाई झगड़ा करेगा एक दूसरे से? लेकिन वहां पे ये होता था। तो सिटी स्टेट ये हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन इंडिया में उसी टाइम पे अगर देखा जाए कंटेम्पररी इंडिया में, मतलब समकालीन भारत में क्या होता था, समकालीन भारत में जो है
विलेज हुआ करते थे वो रिपब्लिक हुआ करते थे, वो भी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो है गांधी वांटेड टू हैव सेल्फ सफिशिएंट विलेज, दैट इज ही वांटेड टू हैव अ ग्राम स्वराज। गांधी जी की सोच ये थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की जो है सपोर्ट करते थे कि गांव ऐसे होने चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट हुआ है। ये कंटेम्प्रेरी मैंने उस समय की न्यूज आपके सामने रखी है कि जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये सारी चीजें हुआ करती थी तो इंडिया में उस समय विलेज कैसे थे। ठीक है, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स में हम स्टडी करते हैं गवर्नेंस की थ्योरीज कि शासन कैसे चलाया जाए, ये है पॉलिटिक्स। ठीक है, एक राज्य कैसे चलाया जाए, ये है पॉलिटिक्स। और व्हाट इज द टर्म थॉट इम्प्लाइज, टर्म थॉट का मतलब क्या होता है। देखिए थॉट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज डिस्कस करूंगा। कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी सोच अगर उत्पन्न होती है ना, उसके पीछे उस समय की सोसाइटी का काफी बड़ा प्रभाव रहता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, बचपन से ही आप देखते आ रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स घर में आ रही है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। आपको सामने वाले को देख के ये भी लगता होगा कि कैसा व्यक्ति है, कैसी इसकी सोच है, ये क्या सही है क्या गलत है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो उस माहौल में जब आप रहते हैं तो आपके अंदर एक सोच, एक थॉट डेवलप होगा कि मैं इस ग्रह कलेश को या ये जो लड़ाई झगड़ा है इससे निकलने के लिए क्या कर सकता हूं आगे। तो आपके दिमाग में कई विचार आएंगे कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये चीजें सही हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो थॉट होता है ना, वो उस समय की सोसाइटी पर, उस समय के टाइम पर और उस समय की जो जगह है, कौन सी लोकेशन पे है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि समय अगर खराब है तो आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे वो कैसे थॉट्स आएंगे कि इस समय को मैं सही कैसे कर सकता हूं। तो जो थॉट्स का जन्म होता है ना, वो टाइम और स्पेस के हिसाब से होता है। ठीक है, अब थॉट इज अ थिंकिंग ऑफ एन एज, एज का मतलब है समय, एक समय की थिंकिंग होती है वो। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से उनका इवेल्युएशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो देखिए एंशियंट टाइम पे ग्रीक, एंशियंट जो थॉट्स थे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, चार भागों में हम डिवाइड करते हैं थॉट्स को। तो एंशियंट टाइम पे जो थॉट्स थे उनको हम ग्रीक थॉट भी कहते हैं। अब यहां बात आती है कि भैया ग्रीक थॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीस में ही सबसे पहली ऐसे सोच विचार वाले व्यक्ति आए, उन्होंने सोचना शुरू किया और सबसे पहले कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राज्य क्या होता है, शासन कैसे चलाया जाए, जनता का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, जनता अगर दुखी है तो उसका जो है उसको दुख से कैसे निकाल सकते हैं, शासन कैसे चलाना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर सोच पाने में कोई आगे था तो वो ग्रीस में, ग्रीक टाइम पे जो लोग थे वो थे। तो वहीं से ये थॉट्स का जन्म हुआ, इसीलिए एंशियंट थॉट को हम ग्रीक थॉट भी कहते हैं। ठीक है, और जो मिडेवल है, मिडेवल में देखिए रोमन एम्पायर था। ठीक है, तो इसे हम एक डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब बात आती है मॉडर्न, तो मॉडर्न में तो नेशन स्टेट्स आ गए, राष्ट्र बन गए थे। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, जेएस मिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एंशियंट थॉट में सिर्फ जो जरूरी है वो है प्लेटो, एरिस्टोटल, और प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनका कुछ योगदान है। ठीक है, शुरुआत वहीं से हुई। तो एंशियंट में मेनली ये तीन ही आते हैं। तो सोक्रेटिस जो है गुरु थे प्लेटो के, तो प्लेटो ने ही उनके थॉट्स को आगे बढ़ाया। तो प्लेटो के साथ ही हम सोक्रेटिस के बारे में थोड़ी सी चीजें, सुकरात के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलग से उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सुकरात को, सोक्रेटिस को। ठीक है, और जो मेन
हम डिटेल में सबसे ज्यादा जो थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न में, ठीक है। और फिर पोस्ट मॉडर्न भी होता है। देखिए पोस्ट मॉडर्न में हम सुप्रानेशन एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कई देश मिलके एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपने कामकाज को करने के लिए, अपने फायदे के लिए, तो उसे हम सुप्रानेशन कहते हैं। जब कई नेशन आपस में मिलके एक नई एंटिटी बना लेते हैं उसे हम उस एंटिटी को कहते हैं सुप्रानेशन। जैसे यूरोपियन यूनियन में कई लोग शामिल हैं, कई देश शामिल हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो ब्रिटेन जो है पिछले 2-3 सालों से जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की बात कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाह रहा है। अब बिल भी पास हो गए थे, डिस्कस भी हो गया यूरोपियन यूनियन में भी क्या प्रोसेस है, वो उस पर आप अपना निगाह बनाए रखिएगा। जो न्यूज होगी वो आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुप्रानेशन एंटिटी आप याद रखिए क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी थॉट होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि उस समय का जो टाइम पीरियड था उस पर क्या सिचुएशन थी, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, क्या लोग सोचते थे, क्या एक दूसरे के भले के लिए सोचते थे वो, या लड़ते ही रहते थे। वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वहां के थॉट्स कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट्स को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एंशिएंट ग्रीस में जो है वे ऑफ लाइफ, रहन सहन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो देखिए पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो सिटी स्टेट्स थे, हमने बात कर ली। छोटे 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 एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, जंगल राज था, ठीक है। जैसे जंगल में होता है कोई नियम कानून नहीं होता, जो जिस पे हमला कर दे, जो जिसको जीत ले वही राजा। शेर के संदर्भ में बात करें तो, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता था, एंशिएंट ग्रीस के टाइम पे सिटी स्टेट हुआ करते थे, और जो सोसाइटी थी ना वो डिसेंट्रलाइज्ड थी, विकेंद्रीकरण। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अगर करंट के कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया में देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्यों की सरकार है, ठीक है। तो इंडिया में न तो पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड कह सकते हैं, न डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं। ये फेडरलिज्म में बिलीव करता है, ठीक है, संघवाद में बिलीव करता है, जिसमें क्या होता है केंद्र जो है राज्यों के साथ पावर शेयर करके काम करते हैं आगे। वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइज सोसाइटी होती थी, छोटे छोटे भागों में चीजें टूटी हुई होती थी, अपने अपने से काम होता था, दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, डिसेंट्रलाइज टाइप की गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता था भाई, एग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, एग्रीकल्चर पर मोस्टली डिपेंड होते थे, और दास प्रथा चलती थी, लोगों को दास बना लिया जाता था। जो निचली जाति के व्यक्ति थे उन्हें तो दास बना ही लिया जाता था, लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो व्यक्ति थे वो थे जिनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, या कुछ पढ़ाई लिखाई के संबंध में उनका दिमाग चलता नहीं है, उन्हें भी स्लेव बना लिया जाता था। तो स्लेवरी जो है, स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है, दास प्रथा, वहां पर काफी फेमस थी। और आगे हम पढ़ेंगे, इसको नेचुरल माना जाता था कि भैया ये तो भगवान ने प्राकृतिक रूप से दी है। जो लोग स्लेव बनते थे वो ये कहते थे आपस में कि ये तो भगवान ने हमें दिया, हमें तो स्लेव ही बन के रहना है, ठीक है। लेकिन समय बदलता है, ध्यान रखिए। जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा को एबोलिश कर सकते हैं, समय के बदलते बदलते तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे स्लेवरी मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन उस समय पर नेचुरल मानी जाती थी। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट ग्रीस की सोसाइटी कैसी थी। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था हमने डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था डिस्कस कर लिया, कृषि पर आधारित था सारी चीजें, स्लेवरी वहां पर फेमस थी, दास प्रथा फेमस थी। सोशल सिस्टम कैसा था, समाज कैसा था। देखिए ग्रीक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लास एंड इंडियन ग्रीक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लास। जो ग्रीस सोसाइटी थी वो क्लास में डिवाइड थी। कौन सी क्लास में, एक होते थे भैया मास्टर, पढ़े लिखे लोग, और एक होते थे स्लेव्स, दास होते थे। तो क्लास में डिवाइड थी। अगर हम बात करें वहां पे इंडिया की सोसाइटी तब कैसी थी, इंडिया की सोसाइटी जाति में जो है डिवाइडेड थी। वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
इनमें डिवाइड थी इंडिया की, लेकिन ग्रीक सोसाइटी क्लास में डिवाइड थी। वहां पे मास्टर्स होते थे एक कैटेगरी के लोग, एक होते थे दास जो उनकी सेवा करते थे, ठीक है। और हिरार्कल सोसाइटी होती थी और पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, मतलब पितृपक्ष चलता था, पुरुष प्रधान विशेषताएं थी सारी, पुरुषों की ही चलेगी, महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, ठीक है। ये सारी फीचर्स हम देख रहे हैं ना, इन्हीं चीजों के आधार पर वहां के थॉट्स डेवलप होंगे, ठीक है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है पढ़ना। एटीट्यूड ऑफ ग्रीक पीपल। अब भाई कहते हैं ना कि भाई तेरा एटीट्यूड कैसा है, तो ग्रीक के जो लोग थे उनका एटीट्यूड कैसा था। ग्रीक हैज अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड दे कंसीडर्ड अदर्स एज अ बारबेरियन। ग्रीक में जो है लोगों की सोच, एटीट्यूड कैसा था, वो सुपीरियरिटी में विश्वास करते थे, उनके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था, मतलब अपने आप को वो सुपीरियर मानते थे और दूसरे लोगों को जो है असभ्य, स्लेव ऐसा मानते थे, मतलब एथनोसेंट्रिक पीपल थे, एथनोसेंट्रिक पीपल थे वहां के, ठीक है। अब थिंकर, अब बात करते हैं थिंकर के बारे में। हम पढ़ेंगे क्या, अगर सोसाइटी के बारे में हमने जान लिया, अब आगे जो थिंकर्स होंगे और आगे भी पोस्ट मॉडर्न तक, मॉडर्न तक हम थिंकर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या। पहले हम पढ़ेंगे, देखिए किसी भी पर्टिकुलर थिंकर का पर्पस क्या था। भाई उद्देश्य होगा हर किसी का, हर थिंकर का एक उद्देश्य होता है कि मान लीजिए मेरे समाज की व्यवस्था गड़बड़ा गई है और मैं ये वचन लेता हूं अपने आप में कि मैं ये समाज को ना सुधार के रहूंगा, तो वो ये अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि उसको ना सोसाइटी को डेवलप करना है, लोगों की सोच को बदलना है, कानून व्यवस्था सही करनी है, न्याय व्यवस्था सही करनी है। तो एक उद्देश्य होगा हर थिंकर का, वो उद्देश्य हम पढ़ेंगे हर थिंकर का, ठीक है। जो फिलोसोफर की जो चिंता होगी, जो उद्देश्य होगा, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम्स ऑफ थिंकर और स्पेस ऑफ थिंकर, जो थिंकर है उसके समय की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में जानेंगे, और उसके टाइम का जो समय काल था वो कैसा था, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इसके अंदर ये थॉट्स डेवलप कैसे हुए। अगर किसी थिंकर ने कोई थ्योरी दी है तो उसके पीछे यकीन मानिए बहुत सारी चीजें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, क्या गड़बड़ चल रहा था, क्या सोच के उसने उद्देश्य बनाया, क्या वो बदलाव लाना चाहता था। तो अभी हमने पढ़ा ना थॉट्स क्या होता है, थॉट्स इज एन थिंकिंग ऑफ एन एज एंड स्पेस। एक समय और एक जगह की जो सोच है वही थिंकिंग है, ठीक है, वही थॉट है। अब और क्या पढ़ेंगे हम, पर्सपेक्टिव ऑफ अ थिंकर, स्कूल ऑफ थॉट, लाइक मार्क्स वाज अ सोशलिस्ट। और हम थिंकर्स का जो है स्कूल पढ़ेंगे कि कोई थिंकर आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है, कोई रियलिज्म में विश्वास करता है, कोई जो है आइडियलिज्म में विश्वास करता है, कोई सोशलिस्ट की भावना में विश्वास करता है, किसी के लिए राज्य ही सब कुछ है, कोई तो राज्य के लिए जान भी दे देगा। ऐसे भी पागल थे कि राज्य सब कुछ है भाई, जो शासन है वही सब कुछ है, उसके लिए चाहो तो जान भी दे दो। एक ने तो दे भी दी थी, आगे देखेंगे हम। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैथोडोलॉजी ऑफ थिंकर। भाई अगर वो थिंकर कोई बदलाव ला रहा है, कोई थ्योरी ला रहा है, तो उस थ्योरी को लाने के लिए कौन से मेथड्स का यूज किया उसने, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अगला हम पढ़ेंगे कि उस थिंकर पर, उस विचारक पर प्रभाव किन किन चीजों का पड़ा जिसके बाद उसकी सोच में बदलाव आया और वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और की स्टेटमेंट्स ऑफ थिंकर्स, उनके बारे में दूसरे लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और देखिए भाई, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आपकी बुराई करने वाले तो आ ही जाएंगे। ये बुराई भी दो प्रकार की होती है, हो सकता है वो बुराई कर रहा है, वो कुछ सही कहना चाह रहा है, और एक होता है बुराई कर रहा है, आप कितना भी सही करो उसको तो बुराई करनी है, वो तो आपके अगेंस्ट में रहेगा। तो सबसे बड़ी बात हम क्रिटिक्स ऑफ थिंकर्स पढ़ेंगे, आलोचना,
हर थिंकर की हम आलोचना पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने उसकी आलोचना की और क्यों की, और इसके पीछे आलोचना करते समय उन्होंने क्या तथ्य प्रकट किए कि इस वजह से हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। और लास्ट में जो वेस्टर्न थ्योरी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, हिस्सा क्या है, हिस्सेदारी क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो गाइस अब हमारा आता है प्लेटो। सॉरी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई भी थिंकर पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो प्लेटो के बारे में पढ़ने से पहले उसकी टाइमलाइन पढ़ लेते हैं। 427 से लेकर 347 के आसपास बीसी में इनका जन्म हुआ और ये एथेंस राज्य के रहने वाले थे। ये एक जगह है, ये एथेंस राज्य के रहने वाले थे और वहां पे जो है इनके सामने एक पीपी वार हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर, जिसे पीपी वार कहते हैं। जो युद्ध जो है किन दो राज्यों के बीच में हुआ था, स्पार्टा और एथेंस। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो एथेंस का रहने वाला था और वहीं पास में था स्पार्टा। तो स्पार्टा और एथेंस के बीच में युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, उस युद्ध में एथेंस हार गया, स्पार्टा जीत गया। जबकि स्पार्टा बहुत छोटा राज्य था, एथेंस बहुत बड़ा राज्य था। भाई अब प्लेटो की ना सटक गई, बुद्धि घूम गई प्लेटो की। वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इतना बड़ा राज्य होते हुए भी स्पार्टा से एथेंस हार कैसे गया। बस कहानी यहीं से शुरू हो गई। प्लेटो ने अपना उद्देश्य बना लिया। प्लेटो ने अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं इस डायग्नोसिस को करके रहूंगा, इस छानबीन को करके रहूंगा, इसका पता लगा के रहूंगा कि भैया व्हाट वाज द रीजंस कि स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया इतना बड़ा राज्य होते हुए भी। अब तो प्लेटो ने उद्देश्य बना लिया कि मुझे इसकी छानबीन करनी है और जो कमी इसमें है उसको दूर करना है। मुझे एथेंस को ना फिर से आइडियल बनाना है, टू मेक एथेंस आइडियल अगेन। ये उसने उद्देश्य बना लिया अपना। अब एथेंस वॉज डिफीटेड बाय स्पार्टा, हमने बात की। प्लेटो वांटेड टू नो द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ एथेंस। अब प्लेटो चाहता था कि मुझे जो है रीजन पता करने हैं कि एथेंस जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, एथेंस हारा क्यों। तो उसने जो है ठान ली कि मुझे एथेंस को ना फिर से एक अच्छा मजबूत स्टेट बनाना है। तो प्लेटो के अनुसार सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण एथेंस में क्या था। जब उसने डायग्नोसिस किया, पता किया, तो भैया क्या निकला कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण वहां का करप्शन है, वहां का भ्रष्टाचार है, वहां के लोगों में करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। अब आप बताइए, अगर व्यक्ति के अंदर करप्शन कूट कूट के भरा है तो वो जो लोग जिस राज्य में रह रहे थे वहां के नागरिकों के अंदर ही करप्शन कूट कूट के भरा है, तो भैया वो राज्य, वो देश कैसे आइडियल बन सकता है, कैसे स्ट्रांग बन सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता। अब प्लेटो ने ठान ली कि मुझे करप्शन को जड़ से खत्म करना होगा और अपने एथेंस को, प्लेटो ना अपने राज्य से बड़ा प्रेम करता था, तो उसने ठान लिया कि मुझे करप्शन खत्म करना है और मुझे अपने एथेंस राज्य को ना फिर से एक मजबूत राज्य बनाना है। अब निकल पड़ा भैया प्लेटो, निकल पड़ा। अब करप्शन क्या होता है? करप्शन इज यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट पर्पस। करप्शन यही होता है, अगर आप अपनी पब्लिक ऑफिस को अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करने लगो, करप्शन है। यूज ऑफ ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ विच इट शुड नॉट बी यूज्ड, वाइस वर्सा, इट्स ऑल कम अंडर करप्शन।
अगर आप पब्लिक ऑफिस को प्राइवेटली यूज करोगे तो करप्शन है। अब करप्शन इस तरह से उनकी दिमाग में भर चुका था ना कि वो पैसे के लिए, पावर के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार, लूटने के लिए तैयार, किसी पे हमला करने के लिए तैयार। भाई कुछ भी कर लो, बस पैसा चाहिए, पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें। वो एथेंस के नागरिक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे थे जो कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, ठीक है, उनके पीछे भाग रहे थे वो। तो करप्शन था उनके अंदर। व्हाट इज द रीजन फॉर करप्शन? अब भैया अगर कोई समझदार व्यक्ति है उसको पता है कि करप्शन करने से हमारा विनाश तो हो ही रहा है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य का भी डिक्लाइन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो जब राज्य में रहेगा तो विपत्ति तो हम पर आएगी। तो ये कौन लोग सोचते थे? ये वो लोग सोचते थे जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, जिन्हें नॉलेज थी, समझदार थे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो लोग थे वो थे इग्नोरेंट लोग, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। और जो जिस ज्ञान को वो ज्ञान समझते थे ना, वो ज्ञान नहीं, वो तो एक फेक नॉलेज है, डुप्लीकेट नॉलेज है, जो कि वहां के धर्म गुरुओं द्वारा, वहां के टीचर्स द्वारा उनको दी जा रही थी। और वो टीचर्स उन्हें क्या सिखाते थे कि भैया कुछ भी करो, सत्ता में कैसे आया जाए वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो बताओ, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें पढ़ाते थे, लुभावने सपने दिखाते थे, करप्शन भर गया उन लोगों के अंदर। तो एथेंस को तो बर्बाद होना ही था, एथेंस को तो हारना ही था। अब बड़ी लंबी कहानी है ये, हम धीरे धीरे ऐड ऑन करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटोस प्रपोजल। प्लेटो का भैया प्रपोजल क्या है? तो प्लेटो का प्रपोजल था इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। मतलब प्लेटो चाहते थे कि जो राजा हो ना वो फिलोसोफर, वही व्यक्ति बने, मतलब राजगद्दी पे वही व्यक्ति बैठे जिसे फिलॉसफी का ज्ञान हो। बस प्लेटो ने यही ठान लिया, जिसे फिलॉसफी की नॉलेज है वही फिलॉसफर किंग बनेगा। राजगद्दी पर कौन बैठेगा? फिलॉसफर किंग, जिसे जो रियल नॉलेज है उसका ज्ञान हो, फिलॉसफी का ज्ञान हो। बस निकल पड़ा प्लेटो। जो भी प्रयास किए उसका फाइनल मोटो था कि जो राज्य पर, जो देश पर राज करेगा वो फिलॉसफर किंग होना चाहिए। ये लोग तो फेक नॉलेज को असली नॉलेज समझ के करप्शन कर रहे हैं। अंटिल फिलोसोफर आर द रूलर्स और रूलर्स लर्न द फिलोसफी, देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकेमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसने यहां तक कह दिया कि अगर फिलोसोफर जो है किंग नहीं बना, रूलर नहीं बना, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे फिलोसफी का ज्ञान न हो, तो समझ लीजिए ह्यूमन लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम है। तो फाइनली प्लेटो चाहता था कि राजगद्दी पर कौन बैठे? फिलोसोफर बैठे, फिलोसोफर किंग बन के। इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग को सपोर्ट करता था प्लेटो, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटोस पर्सपेक्टिव क्या था। प्लेटो इज आइडियलिस्टिक। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आइडियलिस्टिक, दूसरा होता है रियलिस्टिक। ध्यान से समझिएगा, आइडियलिस्टिक का हिंदी में अर्थ होता है आदर्शवादी, रियलिस्टिक का हिंदी में अर्थ होता है यथार्थवादी। आइडियलिस्टिक जो होते हैं वो अपने अंदर नए नए थॉट्स लाते हैं कि भविष्य में हमें क्या होना है और हम कैसे क्या कर सकते हैं। वो आगे की सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये होते हैं आइडियलिस्टिक लोग। रियलिस्टिक लोग क्या होते हैं कि भाई आंखों के सामने जो सिचुएशन है ना उस पर विश्वास करके आगे के फैसले लो।
वो होते हैं रियलिस्टिक। तो प्लेटो का जो स्कूल था वो स्कूल ऑफ आइडियलिज्म से थे ये। और आगे हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल थोड़ा थोड़ा आइडियलिस्टिक, थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक था, ठीक है। मैकियावेली आगे हम पढ़ेंगे, वो प्रॉपर रियलिस्टिक, जो करंट सिचुएशन है ना भाई वही सब कुछ है। आगे की मत सोचो, करंट सिनेरियो को ध्यान में रखो। तो आइडियलिज्म से निकले हुए प्लेटो और जो रियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो स्कूल ऑफ रियलिज्म पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो प्लेटो जो है आइडियलिस्टिक थे। दोज यहां पे दिया भी है आइडियलिस्टिक के बारे में, दोज हु थिंक व्हाट ऑट टू बी देयर रादर देन व्हाट इज। अब भैया 2 वर्ड और आ गए, आपको ध्यान रखना है। व्हाट ऑट टू बी, पहला वर्ड है व्हाट ऑट टू बी और दूसरा है व्हाट इज। जो लोग व्हाट ऑट टू बी पे विश्वास करते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं, और जो व्हाट इज पे विश्वास करते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। अब भैया ये क्या कहानी है? व्हाट ऑट टू का मतलब ये है कि ये इसे कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एथेंस में अगर गड़बड़ है तो ये नहीं सोचेंगे गड़बड़ है तो उसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि एथेंस को होना कैसा चाहिए, कानून व्यवस्था होनी कैसी चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी कैसी चाहिए, यहाँ के नागरिकों की मेंटलिटी होनी कैसी चाहिए, वो होनी कैसी चाहिए उस पर विश्वास करते हैं। और जो रियलिस्टिक होते हैं वो व्हाट इज पे फोकस करते हैं कि भैया है क्या, उसको देखो, होना क्या चाहिए वो बाद की बात है क्या, अभी क्या सिचुएशन है उसको देखो। तो आइडियलिस्टिक लोग जो है और व्हाट ऑट टू बी पे विश्वास करते थे, और जो रियलिस्टिक लोग होते थे वो व्हाट इज पे विश्वास करते थे। तो प्लेटो उन्हीं में से एक था जो व्हाट ऑट टू बी पे विश्वास करता था। और प्लेटो एक यूटोपियन था, इम्प्रैक्टिकल। प्लेटो जो है यूटोपियन था, इम्प्रैक्टिकल मतलब भविष्य की सोचता था। जो करंट में सिचुएशन है उसको नहीं देखेगा, लेकिन भविष्य में कैसी होनी चाहिए उस, मतलब कहते हैं ना वो ख्याली पुलाव पकाना कि ऐसा होगा, ये बदलेगा, ये नियम ऐसे होंगे, राजगद्दी पर ये बैठेगा, मतलब भविष्य की बात है, ठीक है। तो प्लेटो जो है यूटोपियन था एक तरह से, इम्प्रैक्टिकल। प्लेटो इज रेडिकल। रेडिकल का मतलब हु इज लुकिंग फॉर अ रीचिंग चेंजेस। और प्लेटो फेमिनिस्ट भी था। इसमें प्लेटो इज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट भी था। फेमिनिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, नारीवादी। तो इसने महिलाओं के संदर्भ में भी एक जगह बात की है, वो हम पढ़ेंगे आगे। और जो है अगला है देयर इज अ ट्रांजिशन इज प्लेटोज आइडियाज। तो जो प्लेटो के आइडियाज हैं वो वहाँ की सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं, वहाँ के पीरियड, वहाँ का प्लेस कैसा था, वहाँ की कंडीशन कैसी थी, उस पर डिपेंड करते हैं। अब प्लेटोज एक रिपब्लिक बुक है, प्लेटो की सबसे फेमस बुक है, आपको याद रखना है। तो इट इज़ अ वर्क ऑफ प्लेटो व्हेन ही वाज यंग। तो प्लेटो ने ये एक बुक लिखी है रिपब्लिक, जिसमें सारी बातें इसने की है फिलोसफर किंग के बारे में, ठीक है। ये बुक आपको याद रखनी है, बुक पूछ ली जाती है। हर थिंकर की अपनी अपनी फेमस बुक हैं, वो आपको याद रखनी है। कम से कम जो फेमस हैं ज़्यादा वो तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टेट्समैन भी एक बुक है प्लेटो की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरी बुक है द लॉज भी एक बुक है। तो प्लेटो की 3 बुक है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, प्लेटो इतना काम किया होगा, इतना सब कुछ किया होगा, प्लेटो ने कौन सा मेथड यूज किया होगा? तो प्लेटो ने जो मेथड यूज किया ना ये सब काम करने के लिए, वो था डिडक्टिव मेथड, जिसे मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक कहते हैं। डायलॉग की फॉर्म में सारी चीजें करता था वो। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप टीचर हो, ठीक है, मान लीजिए आप टीचर हो। डिडक्टिव मेथड का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप टीचर हो, क्लास में जाते हो आप, और मान लीजिए आप पहली क्लास में आपको क्या पढ़ाना है, छोटे बच्चों को एडिशन पढ़ाना है,
जोड़ पढ़ाना है, एडिशन पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, बोर्ड पर सवाल लिख दोगे और जितने भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट बैठे हैं छोटे छोटे, उनमें से हर एक से आप पूछोगे भाई तुम बताओ इसका क्या आंसर होगा, भाई तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। अब सब अपना अपना बताएंगे, उसमें से कुछ सही बताएंगे कुछ गलत बताएंगे, ठीक है। तो उन सब 10 लोगों का कंक्लूजन निकालेगा प्लेटो और फिर अपनी नई थ्योरी दे देगा, मतलब अपना आंसर दे देगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई डिबेट आपने छेड़ दी 10 लोगों के बीच में, आप टीचर हो, आपने 10 लोगों के बीच में डिबेट छेड़ दी कि भाई करप्शन जो है किन किन कारणों से खत्म हो सकता है। अब 10 लोग अपने अपने व्यूज देंगे अलग अलग, उन 10 में से पॉजिटिव चीजें आप निकाल लोगे, नेगेटिव चीजें हटा दोगे, फिर उन पॉजिटिव को मिला के एक अपनी नया आइडिया पेश कर दोगे आपके करप्शन को ऐसे खत्म किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप, मतलब अपना आंसर दूसरों से निकलवाना। दिस इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ डायलेक्टिक, डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड इज वेयर कंक्लूजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग and a scholar is looks for a particular instances to support his views. Deductive means voiced, तो डायलेक्टिव मेथड इट मीन्स डायलॉग फॉर्म में होता है, डिबेट फॉर्म में होता है। मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज और बाय सोक्रेटिस द टीचर ऑफ प्लेटो। ये जो डायलेक्टिक मेथड है ये उनका नहीं है, ये डायलेक्टिक मेथड प्लेटो को उनके टीचर ने दिया, गुरु ने दिया, जिनका नाम था सोक्रेटिस, सुकरात, जो कि प्लेटो के टीचर थे, शिक्षक थे। अब जैसे कि हमने बात की कि हम हर थिंकर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने देखे, तो उसमें से था कि किसी थिंकर के ऊपर प्रभाव किन किन चीज़ों का पड़ता है, किसी थिंकर पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। तो प्लेटो के ऊपर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ा था वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर पाइथागोरस का। जी हाँ, ये वही पाइथागोरस है जो मैथमेटिक्स में हम थ्योरम सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये वही पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा था इनकी सोच को बदलने में प्लेटो के ऊपर, ठीक है। तो पाइथागोरस एक फेमस मैथमेटिशियन है, ठीक है। यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल प्रिंसिपल, ये दिया इन्होंने, और इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्री दिया, और थ्योरी ऑफ सोल, इनसे ये प्रभावित थे। अब प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल क्या थी? देखिए, प्लेटो क्या कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है ना वो परमानेंट होती है, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा परमानेंट रहती है। थ्योरी ऑफ सोल को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो फिजिकल वर्ल्ड में तो सारी चीजें आ जाएंगी, मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाएंगी, आप धन के पीछे भाग रहे हो, गाड़ी, कार, बंगला, आईफोन, समझ रहे ना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, आप भगवान की तरफ भाग रहे हो, आप अपनी सोल को पवित्र करने की तरफ भाग रहे हो। तो प्लेटो के अनुसार जो है ये जो ब्रह्मांड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फिजिकल वर्ल्ड, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो और जो मानव है वो इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो जब यूनिवर्स 2 भागों में बटा हो सकता है तो मानव की सोच भी मानव की जो सोल है वो भी 2 भागों में बटी होगी। तो एक हो गई फिजिकल सोल, एक हो गई स्पिरिचुअल सोल, ठीक है ना। एवरी पर्सन हैज अ सोल, एवरी सोल हैज अ 3 एलिमेंट्स। तो हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है और हर आत्मा के अंदर जो है 3 एलिमेंट होते हैं, ऐसा प्लेटो कहते हैं। पहला होता है रीजन, दूसरा होता है करेज, तीसरा होता है एपिटाइट, पैशन। देखिए, रीजन, जिस व्यक्ति के रीजन क्या होता है? रिसर्च अपने अंदर की, एक कारण कोई पॉजिटिव काम करने के लिए। तो प्लेटो क्या कहता है, जिसके अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा ना, जिस आत्मा के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा वही किंग बनेगा भैया। और जिसके अंदर
मान लीजिए 30% रीजन होगा, 70% जो है करेज होगा। 30% रीजन और जो 70% करेज, तो वो करेज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि करेज का डोमिनेंस ज्यादा है। रीजन मान लीजिए 80% है किसी के अंदर, मतलब वो बहुत अच्छा सोचता है और रियल नॉलेज है उसके पास, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागता और करप्शन के पीछे नहीं भागता, पावर के पीछे नहीं भागता है, तो वो उसके अंदर, इसका मतलब है रीजन डोमिनेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर रीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक अच्छी आत्मा है वो। तो प्लेटो के अनुसार जिसके अंदर रीजन ज़्यादा परसेंटेज में है वही किंग बनेगा। और करेज कैटेगरी में कौन आएंगे, मान लीजिए 30% रीजन है किसी के अंदर और 70% करेज है, तो वो करेज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि करेज ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, करेज की भूमिका ज़्यादा है। एपिटाइट, भाई ये इन लोगों को तो कतई घुसने नहीं देना है, क्योंकि ये तो प्योर लालची लोग होंगे, ये तो बर्बाद कर देंगे। इस कैटेगरी में जो है मजदूर लोग आ जाएंगे, स्लेब्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो इन्हें वही काम करने देना है, कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ये सारी चीज़ें इन्हें कर देना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और भी थ्योरी हैं, तो आगे डिटेल में ये सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। हर एक के लिए अलग अलग थ्योरी दी है प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो आगे चल के जो है लोगों को 3 भागों में बांट देता है, इन्हीं इसी के व्याप पर, रीजन और करेज और एपिटाइट के व्याप पर। जिसके अंदर रीजन ज़्यादा है वो कौन बनेगा, वो शासन करेगा। जिसके अंदर करेज ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो मिलिट्री में चला जाएगा, सेना में चला जाएगा और रक्षा करेगा देश की। एपिटाइट, जिसके अंदर एपिटाइट ज़्यादा है वो क्या करेगा, मजदूर वर्ग में उसको डाल दिया जाएगा कि भैया तुम कृषि, खेती, किसानी, व्यापार ये सब करो। ठीक, तो एवरी सोल इज नॉट सेम, बिल्कुल सही बात है, हर आत्मा समान नहीं होती है। सम आर सुपीरियर सोल, कुछ उच्च वर्ग की होती हैं और कुछ इंफीरियर होती हैं, कुछ निम्न वर्ग की होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि 3 कैटेगरी में जो प्लेटो ने लोगों को बांटा है वो हमने डिस्कस किया, रीजन, करेज और एपिटाइट के व्याप पर। तो एक तरह से इसको मिथ ऑफ मेटल भी कहते हैं। थ्योरी, ये प्लेटो की ये तो थ्योरी है, इसको मिथ ऑफ मेटल भी कहते हैं। मिथ ऑफ मेटल जब हम थ्योरी ऑफ सोल डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर 3 भागों में बांटता है, तो मिथ ऑफ मेटल है कि मतलब लोग कहते हैं कि प्लेटो ने ना एक तरह से मिथ, एक झूठी कहानी तैयार करके सुना दी है लोगों को, रियल में कुछ है नहीं। आइडियलिस्टिक तो वैसे ही है, आगे की सोचता है, तो लोग इसका क्रिटिसाइज करते हैं कि प्लेटो की ये थ्योरी ना मिथ ऑफ मेटल है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बस ख्याली पुलाव पका रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। क्रिटिसिज्म में हम पढ़ेंगे, बाकी थ्योरी भी अलग से, थ्योरी ऑफ सोल वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 3 कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, जिस वजह से मिथ ऑफ मेटल कहते हैं। जैसे कि पर्सन जिसमें रीजन डोमिनेट कर रहा है उसे मैन ऑफ गोल्ड कहता है ये, भाई जिसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है उसे मैन ऑफ गोल्ड कहता है, जिसके अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है उसे मैन ऑफ सिल्वर कहता है, और जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट कर रहा है उसे मैन ऑफ कॉपर कहता है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसलिए मिथ ऑफ मेटल कहते हैं इसको, कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, भविष्य में सोच रहा है, रियल में सिचुएशन है उसको देख ही नहीं रहा, ऐसा क्रिटिसिज्म में लोग कहेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे विचार इन्हीं के विचार हैं, हमारे आपके किसी के नहीं है। उस समय इन्होंने जो इनको अच्छा लगा वो विचार दिए, क्रिटिसिज्म हर किसी का होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखिए, एक थे हरक्लाइटस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। हरक्लाइटिस कहते हैं कि ये जो चेंज होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये पूरे विश्व की एक विशेषता है। चेंज, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। सही बात है, किसी टाइम पे सती जो है
कुप्रथा होती थी फिर उसको ख़त्म कर दिया। आज हम अलग सोचते हैं, सोच बदल गई है समय के हिसाब से, तो चेंज तो हुआ है। परमानाइडस क्या कहते हैं? ही गेव आइडिया ऑफ परमानेंस, देयर इज कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज। तो इन्होंने ये भी कहा कि कंटिन्यूटी भी होती है, चेंज भी होता है, तो वही सेम चीज। सोक्रेटिस ने क्या कहा? प्लेटो कंसिडर्ड हिमसेल्फ as the discipline of the Socrates. He considered Socrates as the wisest man on his earth. Plato was influenced by, अब सोक्रेटिस तो भैया प्लेटो के टीचर थे, उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि सोक्रेटिस के अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो पूरी की पूरी क्वालिटीज़ प्लेटो के अंदर आ गई हैं। और प्लेटो इस बात से प्रभावित भी है, सोक्रेटिस की बातों से। कौन कौन सी बातों से प्रभावित है? सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको कि सोक्रेटिस ने कहा था थ्योरी ऑफ नॉलेज में कि नॉलेज जो दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल नॉलेज, एक होती है फेक नॉलेज, मतलब डुप्लीकेट नॉलेज। रियल नॉलेज वो होती है जो परमानेंट होती है, फेक नॉलेज वो होती है जो परमानेंट नहीं होती। जैसे फेक नॉलेज में आ जाएगा आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप भाग रहे हो, जबकि रियल नॉलेज क्या होती है? आपको आइडिया होना चाहिए किसी चीज़ का, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है, तो वो आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास रीजन है, रीजन हमने डिस्कस किया, रीजन है, और आपके अंदर इंटरनल रीजनिंग है, मतलब आप अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन ले पाते हो अच्छे डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में, तो वो आपकी जो है रियल नॉलेज है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में कुछ नहीं है, दो भागों में थ्योरी ऑफ नॉलेज में नॉलेज को डिवाइड किया है सोक्रेटिस ने कि एक होती है फेक नॉलेज, एक होती है रियल नॉलेज। फेक नॉलेज जिसे होती है वो कुछ नहीं कर सकता है, रियल नॉलेज जो होती है वही फिलॉसफी का ज्ञाता बनता है, वही फिलोसफर किंग बनेगा। ठीक है। अब सोक्रेटिस मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, सोक्रेटिस का एक मेथड था डायलेक्टिक्स का जो हमने बताया कि डिबेट वाला, 10 लोगों को बिठा लिया, 10 लोगों से सुझाव ले लिए, जिसमें से पॉजिटिव निकला उनको मिला के अपनी थ्योरी दे दी, तो ये मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स है। ठीक है। और इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ सोक्रेटिस, और सुकरात के समय में सुकरात के साथ एक घटना हुई थी, उससे भी प्लेटो प्रभावित हुआ था। कौन सी घटना थी? आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस है, सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था तो वो ख़त्म हो गए थे। तो सोक्रेटिस क्या हुआ था, देखिए इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सोक्रेटिस जो है ना, लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। अब आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सब कुछ है, यूट्यूब, गूगल, तो आप अपना विचार जो है एक बार शेयर कर दो, लाखों लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अगर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा, वो भी चलकर। तो ये सोक्रेटिस क्या थे, एथेंस में लोगों के पास जा जाकर उनको ना रियल नॉलेज देते थे, रियल नॉलेज के बारे में बताते थे। कहते थे ये तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना, ये फेक नॉलेज है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर अपने आप को और एथेंस को हमें अच्छा बनाना है तो आपको रियल नॉलेज लेनी होगी। तो लोग पूछते थे भैया रियल नॉलेज क्या होती है, तो ये बताते थे रियल नॉलेज ये होती है, आइडिया होता है जिसके अंदर रीजन होता है, इंटरनल रीजनिंग होती है, ठीक है, सोल सर्चिंग होती है, अपनी अंतरात्मा से पूछो कोई भी काम करने से पहले, सोल सर्चिंग, तो ये सब बताते थे। तो ऐसा करते करते क्या हुआ था भाई, अगर मान लीजिए सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से जो है 99 लोग ऐसे हैं जो करप्शन करके कमाते खाते हैं, एक उनमें से अच्छा व्यक्ति निकल आए और वो दूसरे लोगों को भड़काए उन 99 लोगों के खिलाफ कि भाई आप रियल नॉलेज लो, उनके पास तो जो है फेक नॉलेज है। तो अब उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेम सिचुएशन थी वहाँ पे जो एथेंस में, वहाँ पे सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट एक तरह से प्रोफेशनल टीचर थे जो पैसा लेकर लोगों को ज्ञान देते थे। और कौन सा ज्ञान? कि हाउ टू कम इन पावर, कि सत्ता में कैसे आया जाए।
और सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी करो, मारो काटो, चोरी करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, कुछ बैंक तो नहीं होते होंगे, मतलब कुछ भी करो। तो ये चीज सिखाते थे। अब इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करते थे। तो पैसा, अब इतना ज्यादा पैसा देके कौन लोग पढ़ने आएंगे उनके पास? भाई पैसे वाले ही आएंगे। और जब पैसा खर्च करेंगे तो पढ़ाई करने के बाद वो किंग बनेंगे, और किंग बनेंगे तो पैसा उन्होंने खर्च किया है तो फिर करप्शन करके कमाएंगे भी। समझ रहे? तो ये जो सोक्रेटिस जगह जगह घूमकर ज्ञान पेल रहे थे ना, ये बात ना सोफिस्ट को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने ना चालाकी खेल के इनको पकड़वा लिया, शिकायत करके कि ये राज्य में जो है अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो पकड़ लिया गया, अरेस्ट हो गया भाई। तब केस भी नहीं चलता था, कोर्ट में केस नहीं चलता था, एक बार पकड़ लिए तो मारे जाओगे बस। तो पकड़ लिए गए। अब पकड़ लिए तो वहां पे इनको दो ऑप्शन दिए गए कि बाबा सोक्रेटिस, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एथेंस को त्याग कर कहीं और चले जाओ, एथेंस में दिखने नहीं चाहिए कल के बाद, तो आपकी जान बच जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है ये जहर का प्याला लो और पी जाओ, मर जाओ। तो सुकरात ने, यकीन मानेंगे आप, क्या किया? सुकरात ने जो है जहर का प्याला पीना स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि सुकरात राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते थे, स्टेट को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और वो कहते थे कि राज्य के नियमों की अवहेलना करना अपराध है, चाहे वो गलत नियम हो या सही। तो इनके लिए राज्य ही सब कुछ था। तो बताओ, राज्य के लिए जहर का प्याला पी लिया, जान दे दी। तो ये जो इवेंट थी हुई, तो उस समय प्लेटो, इनके शिष्य थे, वो ये सब देख रहे थे। तो उन चीज़ों का जो है प्लेटो पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनके गुरु मारे गए। तो ये हमने बात की कि प्लेटो पर प्रभाव किन किन चीज़ों का पड़ा। सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो हमने बेसिक जानकारी ली। अब हम पढ़ते हैं सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो दो प्रकार की होती है, उसमें बताया है उन्होंने, एक रियल नॉलेज, एक फेक नॉलेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सोक्रेटिस वॉज अगेंस्ट द टाइप ऑफ नॉलेज विच वॉज बीइंग इम्पार्टेड इन एथेंस। एथेंस में जो नॉलेज थी लोगों के पास, उसके खिलाफ थे। सोक्रेटिस कहते थे कि इन लोगों के पास जो नॉलेज है ना वो फेक नॉलेज है। तो एजुकेशन वॉज इन प्राइवेट हैंड्स, और जो शिक्षा थी ना वो प्राइवेट लोगों के हाथों में थी, बड़ी बड़ी फीस लेके मोटी मोटी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे बताया मैंने, कि सत्ता में कैसे आया जाए, राजा कैसे बने भाई। अब पर्सन्स अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड वॉज डिपेंडेंट ऑन पर्सन्स एबिलिटी टू पे, और सिर्फ शिक्षा वही लोग ले सकते थे जो ज़्यादा पेमेंट कर पाए। ठीक है, तो सोफिस्ट ज़्यादा मनी चार्ज भी करते थे, फीस आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही दे वर टीचिंग व्हाट पीपल वांटेड टू लिसन। और ये पता है सोफिस्ट क्या पढ़ाते थे उन लोगों को कि भैया स्टूडेंट को वही पढ़ाओ जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुनकर उन्हें खुशी मिले, वो चाहे गलत हो पर अगर उसको सुन के स्टूडेंट खुश हो रहे हैं ना तो वही बताओ। तो स्टूडेंट तो खुश होंगे भैया, उनको हमसे आपसे कोई कह दे कि भैया प्रधानमंत्री ऐसे बनना है, आओ मैं पढ़ाता हूँ, खुशी तो मिलेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये तो फेक नॉलेज है जो हमें दी जा रही है। कल को हम इन्हें इतना, आज हमें इन पैसा दे रहे हैं इन्हें इनसे पढ़ने के लिए, हम जाएंगे, हम सत्ता में जाएंगे तो हम करप्शन करके अपना पैसा निकालेंगे भैया, यही होता है। तो दे वर टीचिंग व्हाट पीपल वांटेड टू लिसन और दे वर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर टास्क। तो ये अपने काम के साथ ना न्याय नहीं कर रहे थे, ये वही चीज पढ़ा रहे थे जो सुनने में अच्छी लगे, बस समझ रहे ना। जैसे कि कह देते हैं ना हम लोग कि किसी ने कहा भाई 1 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, तुरंत कहते हैं फोन पे हाँ हाँ भाई हो जाएगा, 2 दिन का वेट कर। फिर 2 दिन बाद कह देते हैं भैया ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तब उसको सुनने में अच्छा लगा तो कह दिया। तो वो अपने काम के साथ ना न्याय नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं जो सोफिस्ट थे वो क्या पढ़ाते थे भैया। तो दे वर इंस्पायरिंग यूथ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये नौजवान लोगों को
ये इंस्पायर करते थे कि पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन करना है, और दे प्रोजेक्टेड पॉलिटिक्स एज अ मीन्स फॉर गेनिंग मनी। और ये पॉलिटिक्स को क्या समझते थे कि ये तो भैया पैसे कमाने का साधन है, मनी एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और कहते थे पैसा ही खुशी है, पैसे से ही खुशी मिलती है, जबकि रियल हैप्पीनेस पैसा नहीं है, रियल हैप्पीनेस है आइडिया, रियल हैप्पीनेस है सोल सर्चिंग, रियल हैप्पीनेस है इंटरनल रीजनिंग। और जबकि इनकी भाषा में मनी इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस दे वर मिसगाइडिंग। सॉक्रेटिस के अनुसार सोफिस्ट जो है वहां के लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। ठीक है, सोफिस्ट क्या प्रमोट करते थे? इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते थे, मटेरियलिज्म को प्रमोट करते थे। मटेरियलिज्म मतलब भौतिक सुख। ठीक है, और व्हाट इज सॉक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज? तो इंपोर्टेंस क्या है इस नॉलेज का? अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस नॉलेज इज वर्चुअल। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस नॉलेज इज वर्च्यू। सॉक्रेटिस के अनुसार जो ज्ञान है ना वही गुण है। इट मीन्स नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ। और वो कहते थे जो ज्ञान है ना वो अच्छी लाइफ जीने का एक साधन है। इन द वर्ड्स ऑफ सॉक्रेटिस, एग्जामाइन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। विच नॉलेज इज सॉक्रेटिस इज टॉकिंग अबाउट? अब सॉक्रेटिस जो है, सुकरात जो है, किस नॉलेज की बात करते थे? द नॉलेज ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ गुड लाइफ। एक ऐसी नॉलेज जो लाइफ को अच्छी बना दे। द रियल नॉलेज इज इनहेरेंट इन ह्यूमन सोल। और वो कहते थे जो रियल नॉलेज है वो ह्यूमन सोल के अंदर होती है। सोल कैन टेल अस व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। और आत्मा हमसे कहती भी है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू लिसन द सोल। अब कहते थे भैया, लोग पूछते थे भैया सॉक्रेटिस बाबा सोल का, अंतरात्मा को सुने कैसे हम? तो जवाब था वन रिक्वायर रीजन टू अंडरस्टैंड सोल। रीजन के पीछे पड़ गई ये तो वो कहते थे भैया जिसके अंदर रीजन ज्यादा है ना वही आत्मा की आवाज को सुन सकता है, वही आत्मा को समझ सकता है। व्हाट इज द मेथड टू डेवलप रीजन? अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई बाबा ये तो बता दिया आपने कि सोल को सुने कैसे, कि रीजन से। तो रीजन कैसे लाएं अपने अंदर? तो रीजन कैसे लाएं, रीजन कैसे डेवलप करें? डायलेक्टिक, डिबेट, जिससे लॉजिकल आर्गुमेंटेशन करें, आप लॉजिकल रीजनिंग करें, इंटरनल रीजनिंग करें, सोल सर्चिंग करें, अपनी आत्मा से पूछें, मेथड ऑफ डायलेक्टिक का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव चीज़ें एक जगह लें, फिर उसकी समरी निकालें, फिर जो सही है वो आप डिसाइड करें अपनी आत्मा से पूछ के। ऐसे ही रीजन डेवलप होगा। समझ गए? तो इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? हैबिट और प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, मतलब अपनी अपनी बारे में सोचना। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? अ टेंडेंसी टू कंसीडर अ मटेरियल पोजेशंस एंड फिजिकल कंफर्ट एज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पिरिचुअल वैल्यूज। मटेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली कंफर्ट जोन में कैसे रहें, सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती रहें, ये मटेरियलिज्म है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म हमने जान लिया। अब बात आती है इज देयर एनी रोल ऑफ अ टीचर? भाई टीचर शुड एंगेज द पर्सन इन डायलेक्टिक्स, दिस इज द ओनली वे दैट अ पर्सन कैन एनलाइटन। तो टीचर का रोल क्या था? टीचर का रोल तो है, टीचर भाई डायलेक्टिक करवाएगा, डिबेट करवाएगा, और डायलेक्टिक के जरिए ही जिन लोगों के विचार जो है करप्ट हैं, गड़बड़ हैं, वो ना फिल्टर हो जाएंगे, उनके अंदर एनलाइटेंड की भावना आ जाएगी, उनके जो थॉट्स हैं ना वो बिल्कुल कैसे हो जाएंगे? फ्रेश हो जाएंगे जब डिबेट करवाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वही सेम एग्जांपल। 5 लोग बैठे हैं, अब 5 लोगों में से जो है एक लोग ना मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा है, भौतिक सुखवाद की, और 4 लोग ना स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, रीजन की बातें कर रहे हैं। तो अब मटेरियलिस्टिक वाला उन चारों की बातें सुन के ना प्रभावित होगा, हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, तो उसके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये टीचर का रोल है, वो डायलेक्टिक करवाएगा, डिडक्टिव मेथड का यूज करेगा, डिबेट करवाएगा, तो पर्सन के जो विचार है ना वो फिल्टर हो जाएंगे, पहले गलत थे विचार अब सही हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। मैंने बताया नॉलेज फर्स्ट जो कि फेक नॉलेज है, नॉलेज सेकंड
अल्टीमेट जो कि रियल नॉलेज है, फेक नॉलेज जो है इल्यूजन होता है, मोहजाल होता है, और रियल नॉलेज है वो तो अल्टीमेट होती है। हमने बात की रीजन जिसमें डोमिनेट करता है। प्लेटो पर इम्पैक्ट किसका पड़ा? प्लेटो हैज डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब भैया शिष्य है प्लेटो तो सोक्रेटिस का, तो सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दे दी, ज्ञान का संबंध, ज्ञान का सिद्धांत। प्लेटो ने एक थ्योरी ऑफ आइडिया दी, थ्योरी ऑफ आइडिया दी, और किस बेस पे दी? थ्योरी ऑफ नॉलेज जो थी ना सोक्रेटिस की, उसी की चीजों को आगे बढ़ाया थ्योरी ऑफ आइडिया में। ठीक है। डायलेक्टिक क्या होता है हमने बात कर ली। Dialectic in simple terms is a logical reasoning and it is a process through which we can convert our belief into pure knowledge। तो डायलेक्टिक और डिबेट वही होती है कि हमारे अंदर अगर गलत विचार हैं, अगर मटेरियलिस्टिक वैल्यूज हैं हमारे अंदर, तो वो प्योर हो जाती हैं डिबेट के जरिए, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए। एक ऐसी प्रोसेस है डायलेक्टिक। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। प्लेटो की जो भी चीज़ें हैं ना वो सोक्रेटिस से ही प्रभावित हैं और सोक्रेटिस की चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो प्लेटो कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज द डिसिप्लिन ऑफ सोक्रेटिस। प्लेटो काफ़ी प्रभावित था, और इन द आईज ऑफ प्लेटो सोक्रेटिस बाय द वाइजेस्ट मैन। प्लेटो की नज़र में सोक्रेटिस एक वाइजेस्ट मैन थे। और इट इज़ बिलीव्ड दैट वट एवर वी नो अबाउट सोक्रेटिस इज ओनली दो प्लेटोज डायलॉग। और जो सोक्रेटिस के बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिलता है तो प्लेटो की थ्योरी की वजह से ही मिलता है, प्लेटो के डायलॉग की वजह से ही मिलता है। ठीक है। और सम स्कॉलर बिलीव दैट सोक्रेटिस वाज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ प्लेटो। और कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि प्लेटो तो भैया डिक्टो कॉपी है सोक्रेटिस की, और कुछ एडवांस चीज़ें प्लेटो में अलग से आ गई हैं, बाकी सोक्रेटिस जैसा ही है। सोक्रेटिस इज अ मेन कैरेक्टर इन प्लेटोज डायलॉग। और प्लेटो के डायलॉग में जो है सोक्रेटिस मेन कैरेक्टर होता है। Whatever Plato's views he expresses through the character of Socrates. Plato is influenced by theory of knowledge. प्लेटो जो है थ्योरी ऑफ नॉलेज से प्रभावित हुआ जो कि सोक्रेटिस ने दी थी। मेथड ऑफ डायलेक्टिक से प्रभावित हुआ, एंड जो इवेंट हुई थी जहर पीने वाली, उससे हुआ था प्रभावित। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं हमें। However, above statement is only partially correct because Plato was influenced by other scholars also. तो प्लेटो सिर्फ सोक्रेटिस से ही इन्फ्लुएंस नहीं था, हमने पाइथागोरस वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, उनसे भी इन्फ्लुएंस था। तो द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग एंड द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म आर हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। प्लेटो के जो मेन कंट्रीब्यूशन है, प्लेटो आगे चल के फिलोसफर किंग की थ्योरी देंगे और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी देंगे। वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है जो प्लेटो ने दिए हैं, जिन्हें आज भी लोग मानते हैं। वी कैन से दैट वट एवर इज प्लेटोनिक इज एक्चुअली मोर देन वट एवर इज सोक्रेटिस। तो प्लेटो ने जो योगदान दिया है ना वो सोक्रेटिस से कहीं ज़्यादा है। और वी कैन ऑल्सो सो दैट वट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। तो सोक्रेटिस प्लेटो ये इन्होंने सोक्रेटिस के आइडियाज़ को ही आगे बढ़ाया है, इसलिए जो सोक्रेटिस थे वही विचार प्लेटो के अंदर आ गए हैं और कुछ नए एडवांसमेंट करके जो है नई चीज़ें दी हैं। अब प्लेटो के बारे में जो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम एक बार जान लेते हैं, फिर हम एक एक से पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में। ठीक है। तो देखिए प्लेटो का जो वर्क है उसमें हम प्लेटो की जो फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे वो होगी थ्योरी ऑफ आइडियाज़। प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़ ये हम पढ़ेंगे। दूसरी पढ़ेंगे हम प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तीसरी पढ़ेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत। अगला पढ़ेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। और फिर पढ़ेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ सोल। ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ एन आइडियल स्टेट पढ़ेंगे, एक स्टेट को आइडियल कैसे बनाया जाए। इवेल्युएशन ऑफ प्लेटो भी पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे कि क्या प्लेटो जो है फासिस्ट था, क्या जो है ये वेदर प्लेटो वाज कम्युनिस्ट, क्या प्लेटो कम्युनिस्ट था, और वेदर प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, क्या प्लेटो जो है ओपन सोसाइटी का दुश्मन था, और वेदर प्लेटो वाज फर्स्ट फेमिनिस्ट, क्या प्लेटो पहला नारी को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, नारीवाद में विश्वास करने वाला। प्लेटो
एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, और ये भी जानेंगे कि प्लेटो जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और इस वीडियो को आप दोबारा भी देखिए जिससे चीज़ें रिपीट हों तो आपके माइंड में सेट हो जाएं, क्योंकि ये देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो प्लेटोस के वर्क पढ़ेंगे, इवन अदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ से ये एक बैकग्राउंड है, एक फाउंडेशन है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आगे चीज़ें बड़े आराम से आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम प्लेटोस की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।